हेलो दोस्तों। आज हम इतिहास के वीडियो 2 देखेंगे। इससे पहले पहला मैं आपको क्लास दे चुका हूं जिसमें 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया था एनसीईआरटी से, और मैंने बोला था उसी दिन आपको कि 10 वीडियो देने वाला हूं। कुछ कारणवश से उस दिन मैं आपको 10 वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन आज और कल मिलाकर मैं टोटल आपको 10 वीडियो इतिहास से दूंगा और टोटल 400 एमसीक्यू कराने वाला हूं, जिसका पहला भाग मैं 40 एमसीक्यू आपको करा चुका हूं। ये सभी क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी के 11-12 से है और इतिहास से है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण ये हो जाता है और आपके आगामी एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ये सभी में महत्वपूर्ण साबित होगा। पहले ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस काल की सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये इसे याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो हड़प्पा का ही हुआ था। तो ये देखिए सी में है, सी में जो दिया है हड़प्पा उसका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है, ये आपको बताना है। पशुपति शिव के मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं था, तो ये भैंस का चित्र नहीं था, ये याद रखिएगा। बाकी हिरण, बाघ, सांड इसका चित्र है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनपद शब्द इंगित करता है, जो जनपद है ये जनपद जनपद अभी भी यूपी में जाइएगा तो जनपद का उपयोग होता है। तो जनपद जो शब्द है ये किसका इंगित करता है, तो ये एक क्षेत्रीय इकाई को इंगित करता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था। जो मौर्य काल थे, मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य ने ये मौर्य वंश की स्थापना किया था, एक राजवंश का। तो मौर्य काल में राजकीय कृषि का जो प्रधान होता था उसे सीताध्यक्ष बोला जाता था, किस सीताध्यक्ष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सत्य साहसी संहिता का दूसरा नाम क्या है। सत्य साहसी मीन्स की सत्य मीन्स की 1 लाख जहाँ पर श्लोकों का बना हुआ है, 1 लाख, ये सबसे बड़ा संहिता है। ठीक। इसे बोला जाता है महाभारत। ठीक, सत्य साहसी संहिता को दूसरा नाम महाभारत है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। विवाह यहाँ पर होगा, तो कितने प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन, आपको सबसे पुराना में हो जाएगा मनुस्मृति, स्मृति में देखा जाए तो। ठीक, और ये इसमें विवाह के 8 प्रकार की चर्चा की गई है। ठीक, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्राचीनतम वेद है। सबसे प्राचीनतम मीन्स की सबसे पुराना वेद है, मीन्स की ये आपको बताना है। सबसे प्राचीनतम वेद जो हो जाएगा जैसे ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे बड़ा वेद भी है ऋग्वेद, और यहाँ पर सबसे प्राचीन भी है। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, ये याद रखिएगा। जैसे ऋग्वेद हुआ, सामवेद हुआ, यजुर्वेद हुआ, अथर्ववेद हुआ। ठीक, ये 4 वेदों की संख्या है आपका, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेद कार्यों के प्रमुख देवता कौन थे, ऋग्वैदिक कार्यों के जो प्रमुख देवता थे ये कौन थे, तो देखिएगा उस समय ऋग्वैदिक कार्यों में इंद्र जी को सबसे आपको शक्तिशाली देवता माना जाता है, इंद्र भगवान को। और इनका बार बार नाम भी आया है, सबसे ज़्यादा इनका ही नाम आया है इंद्र जी का। तो इन ऋग्वैदिक कार्यों में सर्वप्रथम जो देवता थे ये इंद्र थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, जो आजीवक संप्रदाय था एक, ठीक, इसके संस्थापक कौन थे, तो आजीवक संप्रदाय जो था इसके संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे, ये याद रखिएगा, मखली गोसाल थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। जो महात्मा बुद्ध है, ठीक, जिसे गौतम बुद्ध बोला जाता है, इनको कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये पूछ रहा है कि इनको कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ये हुआ था इनको कहाँ पर, बोध गया को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की बोध गया में हुआ था। बोध गया गया में स्थित है, बिहार के। और सबसे पहला जो उपदेश दिए थे ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। जो सबसे पहला उपदेश है वो सारनाथ में, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निर्गव का अर्थ क्या है। निर्गव देखिए, ये इसका जो अर्थ है निर्गव का, यह है जो जैन धर्म के बारे में बोला जाता है, महावीर के बारे में, जब वो तपस्या कर लिए थे, मीन्स की बंधहीन बोला जाता है इसे, बंधहीन, कोई बंधन से बंधा हुआ नहीं। ठीक, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी रचित है। अष्टाध्यायी ये संस्कृत का सबसे बड़ा ये ग्रंथ माना जाता है संस्कृत व्याकरण में, और पाणिनि द्वारा ये रचित है। तो 400 ईस्वी पूर्व इसका समय माना जाता है कि ये रचित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 अब हर एग्जाम में देखिएगा, बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछता है, अलग अलग पीसीएस के, कि तंबाकू के सेवन सर्वप्रथम मुगल सम्राट ने किया। ये आप बहुत कम क्वेश्चन सुने होंगे, सब लोग यही क्वेश्चन नीचे वाला कराया होगा आपको कि तंबाकू पर कौन शासक प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये नहीं कोई बताया होगा कि तंबाकू के सेवन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था। तो मैं आपको बता दूं कि तंबाकू का सबसे प्रथम जो ये सेवा किए थे अकबर ने किए थे, चीलम में डालकर और तंबाकू ये ग्रहण किए थे, ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन किया था, और इनका ही बेटा जो हुआ ये जहांगीर, यही तंबाकू को बंद किया था। मीन्स की तंबाकू को जो आपको प्रतिबंध लगाया था ये आपको जहांगीर ने लगाया था, और सबसे पहले जो सेवन किया था ये अकबर ने किया था।
तो ऐसे कर क्वेश्चन आएगा तो आप लगा लीजिएगा। सबसे पहले सेवन अकबर ने किया था। अगर हम बात करें मुगल वंश का तो सबसे पहले संस्थापक मुगल वंश के बाबर आता है, ठीक। बाबर यहाँ से बाबर हो जाएगा मुगल वंश के संस्थापक। उसके बाद अकबर, उसके बाद नहीं, उसके बाद हुमायूं आएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए बाबर, ठीक, बाबर, फिर हुमायूं, ठीक, फिर अकबर, फिर आपको शाहजहाँ, ठीक, फिर उस शाहजहाँ नहीं, फिर उसके बाद जहांगीर आता है और उसके बाद शाहजहाँ आता है, ठीक, और औरंगजेब आता है। फिर से देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाबर ने स्थापना किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था जो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश के यहाँ पर स्थापना किया था। तो यहाँ से जब बाबर हम स्टार्ट करते हैं तो बाबर के बाद क्या आता है, हुमायूं, और हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, जिसका मुकबरा सासाराम में है, ठीक, 2 युद्ध में हराया था। और फिर उसके बाद हुमायूं के बाद आता है यहाँ पर अकबर, और अकबर के बाद क्या आता है, जहांगीर, जहांगीर आता है, और जहांगीर के बाद क्या आता है, शाहजहाँ, ठीक। ये आपको याद रखिएगा। और औरंगजेब, यही महत्वपूर्ण जो है शासक, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार बनता है। तो ये तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने लगाया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है, और यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछता है और ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो ये है अजमेर में, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो अजमेर में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर देता है तो आपको क्वेश्चन करना भी आना चाहिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर दे देता है, देखिए राजस्थान में ही अजमेर स्थित है, और राजस्थान सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी में आपसे पूछ सकता है, तो मैंने आपको बताया कि ये आपको क्वेश्चन अगर पूछे तो आप आराम से लगा लीजिएगा, ठीक, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे कि सबसे ये राज्य कौन सा है, क्योंकि क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों से पूछता है, तो जनसंख्या की दृष्टि से आपसे पूछे तो आप क्या लगाइएगा, तो यूपी लगाइएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपको क्या लगाना है, यही लगाना है आपको। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आपको राजस्थान लगाना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको कर लेना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। जो भी मैं करा रहा हूँ उसे ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि छोड़ते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, 16 क्वेश्चन हो गया। 16 का आंसर मैंने क्या बताया आपको, अजमेर। अजमेर कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। ये मुगल वंश में पूछ रहा है कि स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ, या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा वो विकास जो हुआ था ये हुआ था शाहजहाँ के काल में, और शाहजहाँ के ही काल को स्थापत्य कला का मुगल काल में स्वर्ण काल बोला जाता है। तो 17 के आंसर 100 हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। तो आलमगीर के नाम से कौन से मुगल बादशाह जाना जाता था, ये आपको बताना है, ठीक। तो ये जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। ये कौन था, तो औरंगजेब था, ठीक, औरंगजेब का नाम था आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी। ये पुस्तक है अमुक्त माल्याद, बार बार ये पूछता है किसने लिखा था। तो ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने लिखा था, ये याद रखिएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कौन सी विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। ये बताना है कि कौन सी इसमें से विदेशी यात्री था जो कि घोड़ों का व्यापारी था, ठीक। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपको, ये होगा अफना सिनिकितन। पहला नंबर तो अ हो जाएगा, और इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, ये एक हो जाएगा आपको इसमें फरनाउ नुनीज। ये दोनों जो थे ये घोड़े के व्यापारी थे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक। तो ये जो है ये दोनों घोड़े के व्यापारी कहे जाते थे, ये हो जाएगा आपको यहाँ पर द, इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में पुर्तगाली यात्री कौन था। निम्न में से कौन से पुर्तगाली यात्री था, ये आपको बताना है। तो इसमें से पुर्तगाली यात्री एडुआर्डो बरबोसा भी था, डेमिगोस पेस भी था, फर्नाओस नूनीज था। ये आपको तीनों मिल जाएंगे पुर्तगाली यात्री में, ठीक। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसके आंसर इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक। सबसे पहले जो भारत में आया था वो पुर्तगाली ही भारत में आया था। यहाँ पर देखिएगा, ये भारत का अगर रफली हम बता दें, ये पश्चिमी तट हुआ। अब यहाँ पर ही 1498 में जो आया था सबसे पहले वास्को डी गामा आया था यहाँ पर, ठीक। कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन राजा ने उसका स्वागत किया था। और सबसे बाद में 1961-62 में जाने वाले भी हैं गोवा दमनदीप छोड़कर, वो पुर्तगाली ही थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इब्नु बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया। इब्नु बतूता पर गाना भी आप जानते हैं। इब्नु बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। रहेला नामक बुक भी इसने लिखा था। तो ये हो जाएगा आपको 22 के आंसर अ हो जाएगा। इसे काजी भी नियुक्त किया था ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 22 के आंसर अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया। जो अलबरूनी आया था ये किसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी जो आया था ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था।
महमूद गजनी, ठीक, ये याद रखिएगा, इसे गजनबी भी बोला जाता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। अलबरूनी किसके साथ आया था, तो महमूद गजनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किताबें उर रहेला किसकी यात्रा वृत्तांत है। रहेला, देखिए मैंने बोला ना ऊपर की, किताबें उर रहेला किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो किताबें उर रहेला जो है ये आपको इब्नु बतूता का है, इब्नु बतूता द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। ये कौन सी महिला रहस्यवादी संत थी जानी जाती है, महिला रहस्यवादी संत, ये आपको बताना है। तो महिला रहस्यवादी संत में ये रबिया जानी जाती है, ठीक। 25 का आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। जो निजामुद्दीन औलिया है ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, यह बताइए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन रिपीट पूछता है। यह है चिश्ती सिलसिला, ठीक। ये 26 का आंसर क्या हो जाएगा, प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं। जो पहाड़ी लोग हैं ये किस प्रकार की खेती अपनाते हैं, ये आपको बताना है। तो पहाड़ी में देखिएगा कि ज़्यादातर पेड़ पौधे होते, घास होते, उसको काट कर और फिर से जला कर और फिर से काट कर फिर से जलाया जाता है, ऐसे खेती जो अपनाया जाता है, ठीक। ये कौन सी खेती, तो ये 2 प्रकार की खेती है। तो सीधा ये ऑप्शन आपको देखकर क्वेश्चन लगाना होगा, ठीक। तो ये जो खेती होगा ये हो जाएगा झूम खेती, झूम खेती, पहाड़ी लोग ज़्यादातर झूम खेती ही अपनाते हैं। 27 का आंसर बी हो जाएगा, काट कर जलाना, फिर वहाँ पर छोड़ देना कुछ साल के लिए, फिर वहाँ पर उगेगा पौधा, पेड़ पौधा, फिर उसे काट कर उसी पर जला देना, उर्वरक भी बढ़ जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि सिकमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता था। सिकमी रैयत को, यहाँ पर देखिए, सिकमी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता था, ये आपको बताना है। तो ये जो देता था ये रैयत जो देते थे, यही रैयत नाम से ही पता चल रहा है, रैयत, ठीक। तो ये रैयत ही देते थे। 28 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। आ गया क्वेश्चन। तो भारत का सबसे प्रथम हुआ था आपको बाबर, प्रथम में बाबर आएगा, ये मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 में। और लास्ट में आया था बहादुर शाह जफर, मिसकी आया नहीं था, ये बहादुर शाह जफर था, लास्ट बादशाह था। तो ये जो था इसका 1857 की क्रांति जो हुआ था उसमें ये इसको राजा घोषित किया गया था, जिससे अंग्रेज ने इसे गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था, रंगून म्यांमार में है, निर्वासित कर दिया था, जिससे मृत्यु वहाँ पर हुआ था उसका। तो 29 का आंसर यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, 29 का आंसर जो लास्ट बादशाह है, इसे बहादुर शाह द्वितीय बोला जाता था। जफर ये छुप छुप कर कविता लिखा करता था, इसलिए बहादुर शाह जफर बोला जाता है, ठीक। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। जो 1857 के विद्रोह हुए थे इसका मुख्य केंद्र क्या था, ये आपको बताना है। तो 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र जो था ये था आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, ये आपको ज़्यादातर यहाँ ही विद्रोह हुए थे। दक्षिणी भारत में नहीं हुए थे विद्रोह, पंजाब वाला क्षेत्र में भी नहीं हुए थे, इसकी पश्चिम की तरफ भी ज़्यादा नहीं हुए थे, उत्तर की तरफ कश्मीर वाला क्षेत्र में नहीं हुए थे। ये देखिएगा चूँकि बिहार से कौन आए थे, तो बाबू बीर कुंवर से बिहार वाला पूरा आरा उरा पटना उटना संभाले थे। तो अलग अलग देखिएगा, लखनऊ से आपको अलग अलग जगह से ये विद्रोही काफ़ी ज़्यादा ये चर्चित थे और सक्रिय थे। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 31 है कि मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। जो मद्रास में विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, मद्रास विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1857 में ही की गई थी, ये याद रखिएगा 1857। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारत में हड़प नीति के जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है। तो भारत में जो हड़प नीति था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, ये आपको अभी आया है, बिहार दरोगा का कल पेपर हुआ है ना, तो इसमें आया था। भारत में हड़प नीति के जनक किसे माना जाता है, तो ये लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ये डलहौजी होगा, लॉर्ड डलहौजी, इसके ही शासनकाल में ट्रेन का भी परिचालन शुरू हुआ था, तो इसको हड़प नीति का आपको माना जाता है जन्मदाता या जनरल भी माना जाता है, ठीक। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा है, ये आपको बताना है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो ये 23 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 33 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो और मरो का नारा जो दिया था ये किसने दिया था, ये आपको बताना है। तो ये डू एंड डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था और ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सविनय अवकाश आंदोलन की शुरुआत की गई, इसकी सविनय अवज्ञा जिसे बोलते हैं, तो ये सविनय अवकाश आंदोलन की शुरुआत कब की गई, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवकाश आंदोलन भी ये लिखा हुआ है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था, तो ये किए थे महात्मा गांधी। ऐसे तो ये बोला जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व शुरुआत में तो महात्मा गांधी ही शुरू किए थे, लेकिन फिर बाद में जाकर सभी जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर सभी को निर्वासित या जेल में डाल दिया गया था।
तो ये आपको ऐसे तो ये शुरुआत तो महात्मा गांधी ही बोले थे भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व की, लेकिन अगर पूरा डीपली लिखना होगा तो ये आपको फिर यहाँ पर कुछ अलग लिखना होगा। 36 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब देखिए क्वेश्चन आ गया असहयोग आंदोलन, तो जो भी मुख्यतः आप देखिएगा आंदोलन, इसमें जो आंदोलन का नेतृत्व किए गए थे ये महात्मा गांधी द्वारा। अब ये असहयोग आंदोलन कब स्थगित किए गए थे, तो ये घटना आपको याद होना चाहिए कि चोरा चोरी घटना हुआ था, चोरा चोरी कांड गोरखपुर जिला में हुआ था। ये जो आपको पुलिस वालों को कुछ जला दिया गया था थाना में, तो ये असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी उस समय स्थगित कर दिया था। ठीक, लाल का पूरा नाम क्या है, लाल बाल पाल ये बोला जाता है ना, तो इसमें लाल जो होता है इनका क्या नाम है, लाल को बोला जाता है। ठीक, लाल जो है ये इनका बताइए क्या है, तो लाल को लाला लाजपत राय। ठीक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा इन्हीं पर लाठीचार्ज भी हुआ था, और इन्हीं ने आपको साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय विरोध हुआ था पंजाब में, इन्हें पंजाब का शेर भी बोला जाता है लाला लाजपत राय को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के नाम अगर से पूछ दिया है तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और दोनों बिहार से थे। तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आगे के जो भी 8 वीडियो बच रहा है वो भी मैं आज और कल में दे दूंगा, तो चिंता मत कीजिए, मैं डायरेक्ट वीडियो डालने शुरू किया हूँ, कहा था 1 दिसंबर से मुझे समय मिल जाएगा, और 1 दिसंबर से मैं आपको सारा का सारा सिलेबस खत्म करा दूंगा। तो अब से आपको हर एक वीडियो मिलने शुरू होगा इस चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।